हेलो, नमस्कार, आदाब, राधे राधे। मैं अमन सर आपके सामने लेकर प्रेजेंट हो चुका हूं साइंस की बेहतरीन क्लास। लेकिन साइंस के सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम सिलेबस की चर्चा करेंगे। हम किसकी चर्चा करेंगे भैया? सिलेबस की चर्चा करेंगे। और आपको बता दें कि सिलेबस तो सब कोई देते हैं, लेकिन पढ़ाता कुछ ही लोग हैं। सिलेबस सब लोग देते हैं लेकिन पढ़ाता कुछ ही लोग हैं। लेकिन जो हम सिलेबस देंगे वो पढ़ाएंगे भी, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से, शानदार तरीके से, बेहतर कंटेंट के साथ क्या करेंगे, हम आपके सामने अवेलेबल होंगे अपना सेशन लेकर। ठीक है, तो आइए सबसे पहले पाठ्यक्रम पर क्या कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं, सिलेबस पर डिस्कशन कर लेते हैं। ओके, यहां पर सबसे पहले आप देख लीजिए कि बाल विकास एवं शिक्षण विधि। बाल विकास एवं शिक्षण विधि टेट में 30 क्वेश्चन होंगे और ये 30 नंबर के भी होंगे। ठीक है, भाषा प्रथम हिंदी, ये भी 30 क्वेश्चन का होगा, लेकिन ये भी 30 नंबर के होंगे। ठीक है, भाषा द्वितीय, या तो आप इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, जो आपका वैकल्पिक विषय होगा आप उसको क्या करेंगे, चुनेंगे, और ये भी 30 नंबर का होगा और 30 क्वेश्चन का होगा। ठीक है, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, ये 60 क्वेश्चन होंगे, 60 नंबर के होंगे, जिसमें से मेरा विज्ञान पोर्शन है। कौन सा पोर्शन है? विज्ञान पोर्शन है। ओके, तो मैं विज्ञान को लेकर चर्चा करूंगा। आपको बता दें कि जो 30 क्वेश्चन है टेट में, तो लगभग जो क्वेश्चन होंगे वो पेडागॉजी फ्री होते हैं, शिक्षण से क्या होते हैं, फ्री होते हैं। ठीक है, लेकिन सीटेट में आपको लगभग 75 यानी 50% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पेडागॉजिकल होते हैं, शिक्षण से क्या होते हैं, संबंधित होते हैं। तो हम आइए सिलेबस पर चर्चा कर लेते हैं। और हम किसका सिलेबस देखेंगे मेरे भाई? हम सिलेबस देखेंगे विज्ञान का, यानी किसका देखेंगे, साइंस का सिलेबस देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं क्या है सिलेबस में। जैसा सिलेबस है वैसा ही पढ़ाया जाएगा, जबरदस्त पढ़ाया जाएगा। ओके, यहां पेपर सेकेंड कक्षा 5 से 8 के लिए, यानी जूनियर स्तर का सिलेबस है विज्ञान का। ठीक है, अब इस सिलेबस में आप देख रहे हैं क्या, सिलेबस में आप क्या देख रहे हैं? ठीक है, देखिए, दैनिक जीवन में विज्ञान, क्या पढ़ेंगे हम भैया? दैनिक जीवन में विज्ञान। और क्या पढ़ेंगे? महत्वपूर्ण खोज, और क्या, महत्वपूर्ण, ठीक है, आविष्कार देखेंगे। महत्वपूर्ण खोज एवं क्या, आविष्कार, आविष्कार देखेंगे। ठीक है, महत्वपूर्ण खोज और क्या भैया, आविष्कार देखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, और क्या, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करेंगे। रेशे एवं वस्त्र, और क्या, रेशे से वस्त्रों तक, यानी इस प्रक्रिया के बारे में भी हम क्या करेंगे, जानेंगे। इस सिलेबस के बहुत ही बेहतरीन, शानदार और जानदार पॉइंट हैं, इन पर विचार करना है। और आपको बता दें कि यदि आपका सिलेबस कंप्लीट होता है तो आपको बता दें कि लगभग 60% आपका सफल होना तय हो जाता है। ठीक है, सफल होना तय हो जाता है। तो सबसे पहले आप सिलेबस कंप्लीट करिए, और सिलेबस कंप्लीट करने के लिए हम आपको सिलेबस दे रहे हैं। इस सिलेबस की प्रिपरेशन बेहतर कंटेंट के साथ आप करेंगे। ठीक है, और क्या आपको देखना है, सजीव निर्जीव पदार्थ। ठीक है, यानी जीव जगत की हम बात करेंगे, सजीवों के वर्गीकरण की बात करेंगे, जंतु एवं वनस्पति के आधार पर पौधों का वर्गीकरण एवं जंतुओं का वर्गीकरण की हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, जीवों में अनुकूलन, यानी एडाप्टेशन सिंस। ठीक है, एडाप्टेशन हम देखेंगे क्या, किसमें, जीवों में। जंतुओं एवं पौधों में परिवर्तन, यानी जो एनिमल और प्लांट्स होते हैं इनमें चेंजेस किस तरीके से होते हैं, इस पर हम लोग बात करेंगे। ओके, जंतु की संरचना व कार्य, यानी जो एनिमल्स होते हैं इनके स्ट्रक्चर और फंक्शन पर हम क्या करेंगे, बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे। सूक्ष्म जीव एवं उनका वर्गीकरण, सूक्ष्म जीव एवं क्या भैया, उनका वर्गीकरण। ठीक है, कोशिका से अंग तंत्र तक, यानी सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, कोशिका, और फिर धीरे धीरे एक अंग तंत्र के एक सिस्टमेटिक ढंग से हम क्या करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। ओके, किशोरावस्था की बात करेंगे, विकलांगता की बात करेंगे, किशोरा अवस्था की बात करेंगे, और क्या किसकी बात करते हैं भैया, विकलांगता की बात करेंगे। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन सिलेबस। ये सिलेबस हूबहू आपके टेट जूनियर का सिलेबस है।
अगर इतना सिलेबस आप कंप्लीट कर लेते हो तो टेट के साथ साथ अदर भी जो एग्जाम हो रहे हैं साइंस के, वो भी समझिए कि वो भी आपका बिल्कुल बेहतर तरीके से क्या होगा, तैयार होगा। भोजन, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं रोग, फसल उत्पादन, नाइट्रोजन चक्र की भी हम बात करेंगे। ठीक है, यानी हम भोजन की भी बात करेंगे, स्वास्थ्य की भी बात करेंगे, स्वच्छता की बात करेंगे, और साथ ही साथ इनसे संबंधित रोग की भी बात कर लेंगे, और फसल उत्पादन और साथ ही साथ नाइट्रोजन चक्र यानी नाइट्रोजन साइकिल की भी हम बात करेंगे। ओके, जंतुओं में किस तरीके से पोषण होता है, यानी जंतुओं में पोषण यानी न्यूट्रिशन इन एनिमल, जंतुओं में पोषण की बात करेंगे। पौधों में पोषण की बात करेंगे, जनन की बात करेंगे। लाभदायक पौधे, जो हमारे लिए ऐसे पौधे होते हैं जो हमारे लिए लाभदायक होते हैं, जैसे मान लीजिए कि नीम है, नीम को अजाडीरेक्टिका इंडिका कहते हैं, इसे विलेज फार्मेसी कहा जाता है। ठीक है, जिस तरीके से ऑस्मम सेक्टम है, तुलसी, इसे जड़ी बूटियों की रानी कहा जाता है। ठीक है, इसी तरीके से हम पलाश की बात करेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम सिनकोना की बात करेंगे। तो कुछ पौधे होते हैं जो हमारे लिए लाभदायक होते हैं। सहतूत की बात कर लेंगे, जिसका ग्रो करना क्या कहलाता है भैया, मोरिकल्चर कहलाता है, इसकी बात कर लेंगे। तो कुछ बेहतर पौधों पर हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। ठीक है, जीवों में श्वसन यानी रेस्पिरेशन सिंस एनिमल। ठीक है, यानी जो जीवों मतलब श्वसन जीवों में कैसे होता है, इस तरीके से इन पर बात कर लेंगे। उत्सर्जन की बात करेंगे, लाभदायक जो जंतु होते हैं हमारे लिए उनकी बात करेंगे। ठीक है, अब यहां पर फिजिक्स का पोर्शन स्टार्ट हो जाता है, और फिजिक्स के पोर्शन में हम मापन यानी मेजरमेंट की बात करेंगे, और साथ ही साथ मापन के साथ साथ हम मात्रक की भी बात कर लेंगे, यानी यूनिट की भी क्या कर लेंगे, बात कर लेंगे। ठीक है, मात्रक की भी क्या कर लेंगे भैया, बात कर लेंगे। ठीक है, चलिए और किसकी हम बात करेंगे भैया, देखिए और किसकी बात करेंगे, विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट की बात करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट की बात करेंगे। ओके, चलिए और इसके बाद हम लोग किस पर चर्चा करने वाले हैं, तो उसके बाद हम चुंबकत्व यानी मैग्नेटिज्म की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, चुंबकत्व यानी मैग्नेटिज्म की बात करेंगे। उसके बाद गति, बल एवं यंत्र की बात करेंगे। ठीक है, मोशन, फोर्स एम इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे। एनर्जी से रिलेटेड चीजें पढ़ेंगे। कंप्यूटर से संबंधी जो चीजें हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा, उसके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम ध्वनि साउंड की बात करेंगे। हम साउंड की बात करेंगे कि साउंड की यूनिट क्या होती है, साउंड होती है क्या। ठीक है, इन पर हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। ओके, स्थिर वैद्युत की बात करेंगे। ठीक है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करेंगे। प्रकाश एवं प्रकाश यंत्र की बात करेंगे। ठीक है, यानी कुल मिला के हम लोग ऑप्टिक्स की बात करने वाले हैं। किसकी बात करते हैं, ऑप्टिक्स की बात करने वाले हैं। बहुत ही बेहतरीन सेशन होगा, बस आप बेहतरीन तरीके से सेशन को ज्वाइन करते रहिएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या देखने वाले हैं मेरे भाई, वायु गुण। क्या देखने वाले हो, वायु गुण, संगठन, आवश्यकता, उपयोगिता, ओजोन परत, हरित गृह प्रभाव यानी इलेक्ट्रो, यानी हम क्या देखने वाले हैं, हम देखने वाले ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात करने वाले हैं। किसकी बात, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ओजोन लेयर की बात करने वाले हैं। ठीक है, वायु के गुण की, वायु के क्वालिटी की, इसके कंपोजिशन की बात करने वाले हैं। इन सब चीजों पर बात करने वाले हैं। जल की बात करने वाले हैं। वाटर आपका इस सेशन का बहुत ही बेहतरीन फैक्टर होगा, क्योंकि वाटर से हर एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन आपको टकराते हैं। ठीक है, तो इन पर भी हम लोग क्या करेंगे, विशेष तौर पर बात करेंगे। ओके, चलिए पदार्थों के समूह, पदार्थों का पृथक्करण, पदार्थ की संरचना, इन पर हम लोग बात कर लेंगे। एवं प्रकृति की बात करेंगे। पास पड़ोस में होने वाले जो परिवर्तन है उन पर बात करेंगे। और ऐसे परिवर्तन कौन कौन से हो सकते हैं, तो भौतिक परिवर्तन हो सकते हैं, और क्या, रासायनिक परिवर्तन यानी फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस हो सकते हैं। ठीक है, भौतिक चेंजेस आपको अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया को नहीं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया को दर्शाता है, यानी रिवर्सिबल रिएक्शन को दर्शाता है, और यह जो है इरिवर्सिबल रिएक्शन को दर्शाता है। तो इस पर भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से बात करेंगे। और हमारे पढ़ाने का जो स्तर होगा, एनसीईआरटी और एससीईआरटी होगा। हमारे पढ़ाने का जो स्तर होगा क्या होगा, एनसीईआरटी और एससीईआरटी होगा। तो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे उन पर ही बात करेंगे। एक्स्ट्रा चीजों मतलब वैसी चीजें
जो आपसे कोई मतलब नहीं है, उन सब चीजों पर हम लोग चर्चा पर चर्चा करने वाले नहीं है, क्योंकि अब वो समय नहीं रहा गया है कि एक्स्ट्रा और फालतू बेकाम की चीजें हम पढ़ें। ठीक है, जो भी पढ़ेंगे बेहतर, शानदार, जानदार पढ़ेंगे। ओके, चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद हम किसकी बात करेंगे? अम्ल, क्षार एवं लवण की बात करेंगे, यानी एसिड, बेस एंड साल्ट्स की बात करेंगे, हीट की बात करेंगे, टेम्परेचर की बात करेंगे, मानव निर्मित वस्तुओं की बात करेंगे, प्लास्टिक की बात करेंगे, कांच की बात करेंगे, साबुन, ठीक है, डिटर्जेंट, सॉप, इन सब की बात करेंगे, मृत्तिका, ठीक है, मिट्टी की बात करेंगे, ठीक है, खनिज एवं धातु, खनिज एवं धातु, खनिज के अंदर धातु एवं क्या आ जाएगा भैया? अधातु आ जाएगा, यानी मेटल और नॉन मेटल की बात करेंगे। मेटल और किसकी बात करेंगे भैया? मेटल और नॉन मेटल की बात करेंगे। मेटल और किसकी बात करेंगे भैया? नॉन मेटल की बात करेंगे। ठीक है, कार्बन एवं उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की बात करेंगे, क्या होते हैं कार्बन के अपरूप, ठीक है, इन पर भी हम लोग क्या करेंगे? डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलिए ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत, ऊर्जा के कौन कौन से स्रोत हैं, इन पर भी हम लोग क्या करेंगे? डिस्कशन करेंगे। ओके, चलिए अब आपको अध्यापन संबंधी मुद्दे, आपको बता दें कि ऐसे मुद्दे आपको टेट जैसे एग्जाम में, यस टेट जैसे एग्जाम में बहुत कम देखने को मिलते हैं, बहुत कम देखने को लेकिन फिर भी इस पर हम लोग, ठीक है, समय के हिसाब से डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए इसमें क्या आपको देखना होता है? विज्ञान की प्रकृति और संरचना, विज्ञान की प्रकृति और संरचना, क्या है विज्ञान की प्रकृति और क्या है इसकी संरचना, इसके क्या है उद्देश्य, इन सब पर हम क्या करेंगे? बात करेंगे। प्राकृतिक विज्ञान, लक्ष्य और उद्देश्य की बात करेंगे। लक्ष्य और किसकी बात करेंगे भैया? उद्देश्य की बात करेंगे। विज्ञान को समझना और उसकी सराहना करना, मतलब विज्ञान को किस तरीके से समझा जाए और विज्ञान को अपने लाइफ में किस तरीके से उतार कर एक बेहतर समझ पैदा किया जाए, उस पर हम लोग क्या करेंगे? इस पर चर्चा करेंगे। दृष्टिकोण, एकीकृत दृष्टिकोण, मतलब इससे संबंधित दृष्टिकोण और एकीकृत दृष्टिकोण की क्या करेंगे? हम लोग बात करेंगे। ठीक है, चलिए प्रेक्षण की बात करेंगे, प्रयोग, अन्वेषण, यानी विज्ञान की पद्धति से संबंधित हम लोग बात करेंगे। ठीक है, अभी नवता की बात कर लेंगे, पाठ्यचर्या सामग्री, सहायता सामग्री, मूल्यांकन, समस्याएं, उपचारात्मक शिक्षण, इन सब पर क्या किया जाएगा? ठीक है, वाद विवाद किया जाएगा, डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, अब आपके सामने कुछ क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन पर हम लोग क्या करेंगे? बात करेंगे। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया? क्वेश्चन कह रहा है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? क्या साइट्रिक अम्ल है, ग्लूटेमिक अम्ल है, अमीनो अम्ल है, या फिर एस्कार्बिक अम्ल है? ठीक है, तो साइट्रिक अम्ल की बात करें ना, तो जो साइट्रिक अम्ल है भैया, साइट्रिक अम्ल आपको नींबू में देखने को मिलता है। कहां देखने को मिलता है भैया? नींबू में देखने को मिलता है। ठीक है, ग्लूटेमिक जो अम्ल है ये आपको कहां देखने को मिलता है? तो ग्लूटेमिक जो अम्ल है भैया, ग्लूटेनिक अम्ल जो है यह आपको हाई प्रोटीन मतलब भोजन में मिलता है, मतलब उच्च प्रोटीन युक्त भोजन में मिलता है। उच्च प्रोटीन युक्त भोजन में आपको यह देखने को मिलता है। उच्च प्रोटीन युक्त भोजन में आपको यह देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अमीनो अम्ल की बात करें तो इसे आप क्या बोलते हैं? प्रोटीन की इकाई कहते हैं। अमीनो अम्ल को क्या बोलते हैं भैया? प्रोटीन की इकाई कहते हैं। और जो प्रोटीन की इकाई है भैया, जो प्रोटीन की इकाई है, वास्तव में जब प्रोटीन का डाइजेशन होता है, तो प्रोटीन का डाइजेशन होता है तब क्या बनती है? सबसे पहले अमीनो अम्ल। ठीक है, और प्रोटीन जो है 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से मिलकर बनी है। एस्कार्बिक अम्ल की बात करें तो एस्कार्बिक अम्ल जो है ना, यह आपको कहां देखने को मिलता है? तो यह आंवला वगैरह में देखने को मिलता है। कहां? आंवला में, और खट्टे फलों में देखने को मिलता है। खट्टे फलों में देखने को मिलता है।
खट्टे फलों में देखने को मिलता है। और आपको बता दें कि इस क्वेश्चन का सही जवाब हो क्या जाएगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है भैया? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। और आपको बता दें कि यह जो विटामिन है ना, यह विटामिन आपको दूध में नहीं देखने को मिलती है। यह विटामिन आपको दूध में नहीं देखने को मिलती है, ठीक है। यह विटामिन आपको दूध में नहीं देखने को मिलती है। और वास्तव में आपको बता दें कि यह विटामिन आपको रोज रोज लेने की जरूरत होती है। रोज लेने की क्या होती है? जरूरत होती है। और यही कारण है कि इसे रेगुलर विटामिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेगुलर विटामिन। कारण क्या है कि यह विटामिन जो होती है जल में सॉल्युबल है। क्या है? जल में घुलनशील है। जल में घुलनशील है। और जब भैया जल में घुलनशील है तो जाहिर सी बात है कि शरीर से हर रोज लगभग 1.5 लीटर के आसपास जल की मात्रा क्या होती है? बाहर निकलती है। तो जल में घुलनशील है तो जाहिर सी बात है कि विटामिन सी जल में घुलनशील है तो ये भी क्या होगी? बाहर निकल रही होगी। और इसलिए इसे रेगुलर लेने की क्या होती है? आवश्यकता होती है। रेगुलर लेने की क्या होती है? आवश्यकता होती है। कुल मिलाकर इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बोले तो एस्कॉर्बिक अम्ल, यानी विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल है, ठीक है। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लग चुका है। क्या बोल रहा है? सर आपके इस ट्यूशन में कितने टीचर्स हैं? सब बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, ठीक है, बहुत स्मार्टली अच्छे से समझ आ रहा है। ओके, थैंक यू गोल्डन, ठीक है, थैंक यू। ओके, चलिए अब आपके सामने ये अगला क्वेश्चन लग चुका है। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हम कमरे में सूर्य का प्रकाश पाते हैं। हम कमरे में सूर्य का प्रकाश पाते हैं क्या? प्रकीर्णन के द्वारा, परावर्तन के द्वारा, अपवर्तन के द्वारा, विवर्तन के द्वारा, ठीक है। तो आपको बता दें कि कमरे में सूर्य का जो प्रकाश होता है, ये सूर्य जो है ना, सूर्य वास्तव में यह क्या है भैया? तारा है। सूर्य एक क्या है? तारा है। और जाहिर सी बात है कि तारों के अंदर नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है। नाभिकीय संलयन की क्या होती है? प्रक्रिया होती है। तारों के अंदर नाभिकीय संलयन की क्या होती है भैया? प्रक्रिया होती है। नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है, बिल्कुल होती है, ठीक है। अब प्रश्न उठता है कि यह नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया क्या है? तो नाभिकीय संलयन प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें हल्के नाभिक क्या होते हैं? जुड़ते हैं। जिसमें हल्के नाभिक क्या होते हैं भैया? जुड़ते हैं। और जब हल्के नाभिक जुड़ते हैं तो हल्के नाभिक जुड़कर भारी नाभिक का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। हल्के नाभिक जुड़कर भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। और इस प्रक्रिया में बहुत अधिक मात्रा में किसका उत्सर्जन होता है भैया? उष्मा का उत्सर्जन होता है। और आपको बता दें कि यह जो उष्मा होती है यह प्रकाश के रूप में होती है, यानी प्रकाश उष्मा के रूप में होती है। किसके रूप में होती है मेरे भाई? प्रकाश उष्मा के रूप में होती है, ठीक है, प्रकाश उष्मा के रूप में होती है, ठीक है। जब भैया ये प्रकाश उष्मा के रूप में होती है तो यही प्रकाश उष्मा पृथ्वी पर 500 सेकंड में आता है। कितने सेकंड में? 500 सेकंड में आता है। 500 सेकंड में आता है। और इस प्रकाश को आप किस नाम से जानते हैं? तो इसे आप सौर विकिरण के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं भैया? सौर विकिरण के नाम से जानते हैं, सोलर रेडिएशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब क्या है कि जो सौर विकिरण है, सौर विकिरण को पृथ्वी क्या कर लेती है? रोक लेती है। पृथ्वी क्या कर लेती है भैया? रोक लेती है। और जिसको पृथ्वी रोक लेती है, उसी को क्या बोलते हैं भैया? उसको बोलते हैं आतपन। क्या बोलते हैं? आतपन बोलते हैं। आतपन बोलते हैं, यानी सूर्यताप बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? इसे आप क्या बोलते हैं? सूर्यताप बोलते हैं, या आप इसे क्या बोलते हैं? सूर्य ताप बोलते हैं। इंग्लिश में इसे बोलेंगे क्या? इंसोलेशन। इंग्लिश में इसे इंसोलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? इंग्लिश में इसे इंसोलेशन बोलते हैं। अब जब सूर्य ताप आता है तो इसका क्या होता है? वस्तुओं पर जब ये गिरता है तो इसका प्रकीर्णन हो जाता है। क्या हो जाता है? स्कैटरिंग हो जाता है, प्रकीर्णन हो जाता है, स्कैटरिंग हो जाता है। और स्कैटरिंग होने की वजह से कमरे के अंदर क्या होता है भैया? प्रकाश पहुंचता है। और जब प्रकाश पहुंचता है तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बोले तो क्या? प्रकीर्णन के द्वारा, ठीक है। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लग चुका है। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल टमाटर में उपस्थित होता है? क्या यह लैक्टिक अम्ल है, ऑक्जेलिक अम्ल है, सिट्रिक अम्ल है, टार्टरिक अम्ल है? चलिए बताइए। लैक्टिक अम्ल तो भैया एक खट्टे दूध, ये कहां देखने को मिलता है? खट्टा दूध। और कहां देखने को मिलता है भैया? यह दही में,
दही में, और कहां देखने को मिलता है भैया, यह छाछ में देखने को मिलता है, छाछ में देखने को मिलता है। खट्टा दूध, दही और क्या भैया, छाछ में देखने को मिलता है। और बात करें ऑक्जेलिक अम्ल की बात करें तो जो ऑक्जेलिक अम्ल है ना, जो ऑक्जेलिक अम्ल है यह आपको कहां देखने को मिलता है भैया, टमाटर में देखने को मिलता है। कहां देखने को मिलता है, टमाटर में देखने को मिलता है। और कहां देखने को मिलता है, चना साग में देखने को मिलता है। चना साग में चना साग में देखने को मिलता है। और कहां देखने को मिलता है भैया, यह पालक में देखने को मिलता है। कहां देखने को मिलता है, पालक में देखने को मिलता है। और आपको बता दें कि टमाटर, चना साग, पालक में ए ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। तो यही कारण है कि लोग बोलते हैं कि जिनके गाल ब्लैडर में या फिर किडनी में पथरी हो, ठीक है, किडनी स्टोन हो तो आप इन सबको मत खाइए। क्यों? क्योंकि ऑक्जेलिक एसिड होता है, और ऑक्जेलिक एसिड क्या बनाता है, कैल्शियम ऑक्जिलेट बनाता है। क्या बनाता है भैया, कैल्शियम ऑक्जिलेट बनाता है। और जब कैल्शियम ऑक्जिलेट बनाता है तो जो किडनी स्टोन है या फिर स्टोन एक किसकी बनी होती है, तो एक कैल्शियम ऑक्जिलेट की ही तो बनी होती है। ओके, चलिए सिट्रिक अम्ल की बात करें तो अभी अभी आपने देखा नींबू में पाया जाता है। कहां पाया जाता है भैया, नींबू में पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल की बात करें तो टार्टरिक अम्ल आपको बता दें कि यह इमली में देखने को मिलता है। यह कहां पाया जाता है भैया, इमली में पाया जाता है। और कहां देखने को मिलता है भैया, यह अंगूर में देखने को मिलता है। कहां देखने को मिलता है, अंगूर में देखने को मिलता है। और आप कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का सही विकल्प अभी तक आपको मिल चुका होगा, और इस क्वेश्चन का सही विकल्प क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी, बी फॉर क्या, बॉम्बे। ठीक है, तो ऑक्जेलिक अम्ल, जो ऑक्जेलिक अम्ल है वो कहां देखने को मिलता है, टमाटर में देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आइए अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पदार्थ का लघुत्तम कण जिसमें मुक्त अस्तित्व की क्षमता हो उसे आप क्या बोलते हैं? क्या आप इलेक्ट्रॉन कहते हैं, क्या परमाणु कहते हैं, अणु कहते हैं, न्यूट्रॉन कहते हैं? चलिए देखिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। आपको बता दें कि एक होता है भैया इलेक्ट्रॉन, और क्या होता है, प्रोटॉन, और होता है क्या, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं निगेटिव होते हैं, प्रोटॉन क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, न्यूट्रॉन क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, उदासीन होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज दोनों क्या है, सेम है। ठीक है, और जब ये तीनों मिलते हैं भैया तो किसका निर्माण होता है, परमाणु का निर्माण होता है। परमाणु का निर्माण होता है, एटम का निर्माण होता है। और परमाणु मिलकर एक किसका निर्माण करते हैं भैया, अणु का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, अणु का निर्माण करते हैं। जैसे आप ऑक्सीजन की बात करें, ठीक है, तो ऑक्सीजन में 8 क्या है भैया, इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन में क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन कितने हैं, तो 8 प्रोटॉन भी है, 8 है। और 8 क्या है भैया, न्यूट्रॉन भी है, 8 क्या है, न्यूट्रॉन है। ठीक है, और जब ये मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है भैया, ऑक्सीजन का निर्माण होता है। जब ये मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है, ऑक्सीजन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, ऑक्सीजन का। और ऑक्सीजन है क्या भैया, यह परमाणु है। लेकिन परमाणु मिलकर किसका निर्माण करते हैं, अणु का निर्माण करते हैं। और इसका मतलब कि जो O2 है, O2 क्या है, अणु है। O2 क्या है भैया, अणु है। और जब अणु है तो आपको बता दें कि जो परमाणु है ना, परमाणु हो गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये इनका मुक्त अस्तित्व नहीं होता है। मुक्त अस्तित्व किसका होता है, अणु का होता है, मॉलिक्यूल का होता है। और इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन का सही जवाब मिल चुका होगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी फॉर क्या हो जाएगा, चेन्नई एक्सप्रेस। ठीक है, चलिए बताइए, यहां तक क्वेश्चन बिल्कुल बेहतर है, बढ़िया है। ठीक है, चलिए आइए अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि पित्ताशय में उपस्थित, ठीक है, आप इसको थोड़ा सा रिप्लेस कर दीजिए। ठीक है, पित्ताशय में उपस्थित निम्नलिखित में से किसका पाचन करती है। ठीक है, चलिए पित्ताशय में उपस्थित जो पित्तरस है, इसको आप क्या बोलेंगे भैया, पित्तरस, बाइल जूस। ठीक है, यहां पर आप लिख देंगे क्या, पित्तरस। जो भैया पित्तरस है, पित्तरस निम्नलिखित में से किसका पाचन करते हैं, क्या वसा का, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, न्यूक्लिक अम्ल का। तो आपको बता दें
कि जो ये पित्तरस है वास्तव में यह वसा का पाचन करता है। वसा का पाचन न करके यह वसा का क्या करता है, पायसीकरण करता है। पायसीकरण, पायसीकरण का मतलब होता है, पायसीकरण का मतलब होता है इमल्सिफिकेशन। पायसीकरण का मतलब क्या होता है भैया, इमल्सिफिकेशन। और इमल्सिफिकेशन में होता है क्या कि जो वसा यानी जो फैट है इसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्या कर दिया जाता है, ब्रेक कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है। इस प्रक्रिया को आप क्या बोलते हैं भैया, इमल्सीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इमल्सीकरण बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, इमल्सीकरण बोलते हैं। ठीक है, चलिए इमल्सीकरण बोलते हैं। तो कुल मिला के आपको समझ में अभी तक आ गया होगा कि पित्ताशय में उपस्थित जो पित्त रस है किसका पाचन करता है, तो भैया यह वसा का पाचन करता है। और जब वसा का पाचन होता है तो वसा किसमें बदल जाता है, तो वसा बदल जाता है किसमें, ग्लिसरॉल में। किसमें बदल जाता है भैया, ग्लिसरॉल में बदल जाता है, ग्लिसरॉल में बदल जाता है। प्रोटीन का पाचन नहीं होता है। ठीक है, प्रोटीन का पाचन जब होता है तो प्रोटीन किसमें कन्वर्ट हो जाती है भैया, अमीनो अम्ल में। किसमें कन्वर्ट हो जाती है, अमीनो अम्ल में कन्वर्ट हो जाती है। अमीनो अम्ल में क्या होती है भैया, कन्वर्ट हो जाती है, अमीनो अम्ल में कन्वर्ट हो जाती है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है यह ग्लूकोज के सरल अणु में यानी सरल ग्लूकोज में क्या हो जाता है, टूट जाता है। सरल ग्लूकोज में क्या हो जाता है भैया, टूट जाता है। ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल की बात किया जाए तो यह न्यूक्लिक अम्ल जो है यह कहाँ देखने को मिलता है, तो यह डीएनए और कहाँ भैया, आरएनए में देखने को मिलता है। आरएनए में देखने को मिलता है। इसे न्यूक्लिक अम्ल तो नहीं कहते हैं, लेकिन इसका पूरा नाम होता है डीऑक्सोराइबोज न्यूक्लिक अम्ल और राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। लेकिन न्यूक्लिक अम्ल का इसका नाम होता है क्या, फास्फोरिक अम्ल होता है। इसका नाम क्या होता है भैया, फास्फोरिक अम्ल होता है। तो कभी आपसे पूछा जाएगा कि डीएनए और आरएनए में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो आप बता देना कि फास्फोरिक अम्ल पाया जाता है, फास्फोरिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, चलिए आइए अगले क्वेश्चन की बात करें। और इस क्वेश्चन का सही जवाब आपको मिल चुका होगा, ऑप्शन ए बोले तो क्या, वसा। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं, शुष्क बर्फ कहते हैं। चलिए आइए देखिए, क्या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है, ठोस हाइड्रोजन पेरोक्साइड को कहा जाता है, निर्जलीकृत बर्फ को कहा जाता है, यानी 273 केल्विन पर 273 डिग्री केल्विन पर बर्फ को कहा जाता है। तो भैया आपको बता दें कि इसका सीधा सीधा आंसर, फैक्ट के फॉर्म में इसको याद कर लीजिएगा, इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा क्या, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड यानी सॉलिड CO2। ओके, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आपको क्या मिल रहा है, ऑप्शन ए मिल रहा है। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि निम्नलिखित तत्वों में से किसके अपरूप नहीं है, किसके अपरूप। अपरूप का मतलब होता है एलोट्रोप। ठीक है, एक दूसरा रूप। ठीक है, क्या कार्बन का नहीं है, फास्फोरस का नहीं है, नाइट्रोजन का नहीं है, ऑक्सीजन का नहीं है। बताइए किसका अपरूप नहीं है। तो आपको बता दें मेरे भाई, आपको बता दें कि जो कार्बन का जो अपरूप है ना, ग्रेफाइट है क्या, यह कार्बन का अपरूप है। ग्रेफाइट क्या है भैया, कार्बन का अपरूप है। इसी तरीके से हीरा भी क्या है भैया, हीरा भी कार्बन का अपरूप है। बोट भी क्या है भैया, कार्बन का अपरूप है, बोट। अरे ऐसा हीरा जो शीशा काटने के लिए प्रयुक्त होता है उसे क्या बोलते हैं, बोल्ट बोलते हैं। तो ग्रेफाइट हो गया, हीरा हो गया, बोट हो गया, ये सब कार्बन की क्या है, अपरूप है। फास्फोरस का अपरूप देखिए, फास्फोरस का एक होता है क्या भैया, रेड फास्फोरस होता है, रेड फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस हो जाएगा, ब्लैक फास्फोरस। और क्या हो जाता है भैया, येलो फास्फोरस। ठीक है, ये सब क्या है, फास्फोरस के अपरूप है, एलोट्रोप है। नाइट्रोजन की बात करें भैया, तो जो नाइट्रोजन होता है ना, नाइट्रोजन के अपरूप नहीं होते हैं, बस एक ही आपको देखने को मिलता है, वो कौन देखने को मिलता है, ये नाइट्रोजन। लेकिन नाइट्रोजन एक क्या है, डाई नाइट्रोजन है। इसे आप अपरूप मत मानिए, आप इसे नाइट्रोजन अणु मानिए। क्यों ऐसा, इसलिए होता है कि नाइट्रोजन के अंदर नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, और ट्रिपल बॉन्ड की स्टेबिलिटी के कारण इसके अपरूप नहीं देखने को मिलते हैं, यानी नाइट्रोजन के जो बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड की उपस्थिति के कारण, स्टेबिलिटी के कारण आपको बता दें कि नाइट्रोजन के अपरूप, नाइट्रोजन के एलोट्रोप नहीं देखने को मिलते हैं। 22 लोगों की टीम है। ठीक है, सभी टीचर्स हाईली एजुकेटेड हैं, बहुत अच्छे। ठीक है, हमारी
जो टेक्निकल टीम है आपको आंसर दे चुकी है। देखिए देखिए, चलिए ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन जो है ना, जो ऑक्सीजन है भाई, ऑक्सीजन के अप्रूव की बात करें तो O3 जिसे आप ओजोन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? ओजोन। तो यहां पर आप देख रहे हैं, यहां पर आप देख रहे हैं कि कार्बन का अप्रूप ग्रेफाइट हीरा बोट हो गया, फास्फोरस का ये हो गए, ऑक्सीजन का ये हो गया, लेकिन नाइट्रोजन का अप्रूप एलोट्रोप नहीं देखने को मिलता है, नहीं देखने को मिलता। और इस तरीके से इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या देखने को मिलेगा भाई? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लिफ्ट में किसी पिंड का आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है यदि लिफ्ट नियत गति से ऊपर जाती है, नीचे की ओर त्वरित होती है, नियत वेग से नीचे जाती है, ऊपर की ओर त्वरित होती है। तो देखिए, जब कोई व्यक्ति लिफ्ट के अंदर में हो, मतलब लिफ्ट के अंदर हो, ठीक है, लिफ्ट के अंदर हो, तो जब लिफ्ट ऊपर से नीचे आएगी तो व्यक्ति का भार जो होगा, मतलब एक समान वेग से आएगी तो व्यक्ति का भार उसको समान महसूस होगा, ठीक है। लेकिन जब जो लिफ्ट है ऊपर की तो ओर जाएगी, ऊपर की ओर जाएगी, यानी त्वरित होते हुए, मतलब उसका वेग बढ़ाते हुए ऊपर जाएगी, तो व्यक्ति को सबसे अधिक भार महसूस होगा। सबसे अधिक क्या महसूस होगा भैया? भार महसूस होगा। और इस तरीके से इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी फॉर दिल्ली। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन आपके सामने ए रहा, कहा जा रहा है कि ध्वनि का वेग अधिकतम होता है क्या? निर्वात में, पानी में, स्टील में, हवा में, ठीक है। अब देखिए यहां पर आपको बता दें कि जो ध्वनि होती है ना, ध्वनि को आप क्या बोलते हैं भैया? जो ध्वनि होती है, ध्वनि एक प्रकार की अनुदैर्घ्य तरंग होती है। कैसी तरंग होती है भैया? अनुदैर्घ्य तरंग होती है। ध्वनि एक प्रकार की अनुदैर्घ्य तरंग होती है। और जो अनुदैर्घ्य तरंग होती है, यानी तब इसके गमन के लिए माध्यम की जरूरत होगी। गमन के लिए माध्यम की जरूरत होती है। गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है भैया? माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम की आवश्यकता होती है। गमन के लिए माध्यम की क्या होती है भैया? आवश्यकता होती है, ठीक है, आवश्यकता होती है। और जब गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है तो जाहिर सी बात है कि सबसे अधिक इसकी जो गति होगी, सबसे अधिक इसकी गति होगी किसमें होगी? ठोस में होगी। सबसे अधिक गति ध्वनि की किसमें होगी? ठोस में होगी। उससे कम किसमें होगी? द्रव में। और सबसे कम किसमें होगी भैया? गैस में। यानी ध्वनि की चाल ठोस में सबसे अधिक होगी, द्रव में उससे कम, और गैस में सबसे कम। और एक बात बता दें कि ध्वनि को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता है, क्योंकि ये अनुदैर्घ्य तरंग है और माध्यम की आवश्यकता है, तो निर्वात में कोई माध्यम तो मिलेगा नहीं, तो जाहिर सी बात है कि निर्वात में यह गमन नहीं कर सकती है। तो एक विकल्प तो आपका ऐसे ही क्या होगा? एलिमिनेट हो गया। पानी यह द्रव है, स्टील ठोस है, और हवा क्या है? गैस है। और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? सी। बोले तो क्या? स्टील। क्यों? क्योंकि स्टील क्या है? ठोस है। पानी क्या है भैया? द्रव है। और हवा क्या है भैया? गैस है। गैसों का क्या है? मिश्रण है, ठीक है। और इस तरीके से इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ओके, चलिए आज अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दे रहा, बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिक रोग नहीं है? आनुवंशिक रोग नहीं है, ठीक है। रंजकहीनता, जिसे आप क्या बोलते हैं? एल्बिनिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? आप एल्बिनिज्म बोलते हैं। रतौंधी, जिसे आप क्या बोलते हैं? निक्टालोपिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? निक्टालोपिया बोलते हैं। हीमोफीलिया, बड़ा अंधता, इसे आप क्या बोलते हैं? डाल्टनिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? डाल्टनिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाल्टनिज्म बोलते हैं। डाल्टनिज्म बोलते हैं, ठीक है, डाल्टनिज्म बोलते हैं, ठीक है। हीमोफीलिया आप जान ही रहे हैं। देखिए डाल्टनिज्म में क्या होता है? इसमें व्यक्ति को लाल व हरा रंग की पहचान नहीं कर पाता है। पहली बात तो आप समझिए कि जो आनुवंशिक रोग होते हैं ना, यह जीन बेसिस होते हैं। मतलब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को क्या होते हैं? ट्रांसफर होते रहते हैं, ठीक है। तो आनुवंशिक रोग होते हैं
आनुवंशिक रोग होते हैं, एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी को जाते रहते हैं। और आपको बता दें कि ये आनुवंशिक रोग के जो जीन होते हैं, आनुवंशिक रोग के जो जीन होते हैं, यह जीन कहाँ होते हैं भैया? तो यक्स गुणसूत्र पर देखने को मिलते हैं। कहाँ देखने को मिलते हैं? यक्स क्रोमोसोम पर, यक्स क्रोमोसोम पर देखने को मिलते हैं, यक्स गुणसूत्र पर देखने को मिलते हैं। यही कारण है कि जब पुरुष में यक्स और वाई गुणसूत्र होते हैं और महिलाओं में एक्स वाई होती है, ठीक है। तो पुरुष में जब सिर्फ यक्स प्रभावित हो जाएगा तो उस व्यक्ति के अंदर आनुवंशिक रोग का गुण आ जाएगा। लेकिन महिलाओं में दोनों प्रभावित होगा तब जाके गुण आएगा। वैसे महिलाएं जो होती हैं वाहक का काम करती हैं। किसका काम करती हैं? कैरियर का काम करती हैं, वाहक का काम करती हैं। तो जो आनुवंशिक रोगों के जीन होते हैं वो एक्स गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं, और जो महिलाएं होती हैं उन पर अगर जो किसी एक पर रहेगा तो वाहक का काम करेंगी, जब दोनों पर रहेगा तो एक कैरियर यानी ग्रसित होगी। क्या होगी? ग्रसित होगी, ठीक है। तो जो डाल्टनिज्म है ये क्या है भैया? इसमें लाल हरा रंग की पहचान नहीं हो पाती है, और जब लाल हरा रंग की पहचान नहीं हो पाती है तो ऐसा व्यक्ति जो है यह ड्राइवर नहीं बन सकता, ठीक है। यह व्यक्ति ड्राइवर नहीं बन सकता, ठीक है। रेलवे का ड्राइवर, लोको पायलट वगैरह नहीं बन सकता। तो डाल्टनिज्म जो है ये बड़ा अंधता को बोलते हैं, ठीक है। हीमोफीलिया की बात करें, हीमोफीलिया में क्या होता है कि यदि किसी व्यक्ति को चोट लग जाती है तो नॉर्मली 2 से 8 मिनट के अंदर ब्लड क्या हो जाता है? क्लॉट हो जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि व्यक्ति का ब्लड में थक्का नहीं बनता है, ब्लड का थक्का नहीं बनता और ब्लड निकलता रहता है, जिसके कारण बॉडी के अंदर ब्लड की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। जब कमी हो जाती है तो व्यक्ति की क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। कारण क्या है? क्योंकि उसके मस्तिष्क तक ऑक्सीजन का आरोहण नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो हीमोफीलिया, बड़ंधता, ये दोनों क्या है भैया? आनुवंशिक रोग है। रतौंधी आनुवंशिक रोग नहीं है, लेकिन अगर जन्मजात होगी तो आनुवंशिक रोग होगी, लेकिन जन्मजात नहीं है तो रतौंधी जो है आनुवंशिक रोग नहीं है। रंजकहीनता की बात करें, इसे एल्बिनिज्म बोलते हैं, और इसमें क्या होता है कि बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर जो मेलानिन पिगमेंट होता है, जो त्वचा को कलर देता है, बालों को कलर देता है, उसकी क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। जब उसकी कमी हो जाती है यानी मेलानिन की कमी हो जाती है तो एल्बिनिज्म हो जाएगा, रंजकहीनता हो जाएगा। इसमें बाल क्या हो जाएंगे? सफेद हो जाएंगे। आईब्रो क्या हो जाएगी? सफेद हो जाएगी। त्वचा पर कहीं पर क्लियर त्वचा होगी, कहीं पर बिल्कुल सफेद हो जाएगी। तो इस तरीके से त्वचा क्या होगी? डिफरेंट देखने को मिलेगी, ठीक है। हाँ, भावना रावत, जय हिंद, ठीक है। अनूप सिंह पटेल, बहुत अच्छे भाई, जय हिंद। चलिए देखिए, तो एक क्वेश्चन आपके थे, ठीक है। तो अभी आप देख रहे हैं कि हमारे कोर्सेज कौन कौन से चल रहे हैं। हमारे कोर्सेज में सीटेट, यूपीटेट, एसटेट, DSSS और बीपीएससी, केबीएस, एनबीएस के कोर्सेज चल रहे हैं, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन। यहाँ पर टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, यूजीसी, नेट, जेआरएफ की भी कोर्सेज चलाई जा रही हैं, ठीक है। तो आप अगर इनरोल करना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबरों पर क्या कर सकते हैं? कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो जो लोग भी जुड़ रहे हैं या फिर जुड़ेंगे उनको, ठीक है, टीएसबी क्लासेस में क्या है, बहुत बहुत स्वागत है। हम चाहेंगे वीडियो को खत्म करने से पहले कि आप लोग इस सेशन को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत ही बेहतरीन तरीके से जब क्लासेस चलेगी, जुड़िएगा सभी लोग, बेहतरीन तरीके से जुड़िएगा, शानदार तरीके से जुड़िएगा। एक एक क्वेश्चन लेकर आऊंगा, बेहतरीन क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन लेकर आऊंगा, जबरदस्त उसका क्लासिफिकेशन होगा, ठीक है। तो बस इतना